डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्म समझाया। ये नया एक टाइप बिजनेस का था, प्राइवेट सेक्टर का। यानी इन शॉर्ट इस पूरी इंडिया के अंदर जितनी भी दुकानें पाई जाती है, जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, वो इन्हीं सब क्राइटेरिया में आती है एक्चुअली। ओके क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ओके, अब हमें बात यहाँ पे ऐसे आ रही है, 2 मिनट ध्यान देंगे बच्चा लोग, सुन लीजिए, ध्यान दो। अब यहाँ पे हमने कल कोऑपरेटिव सोसाइटी के टर्म्स को समझा तो सही, लेकिन अब हमें टेक्निकली उसके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, फीचर्स, ये सब हमें देखना है। ओके क्लियर? चलिए अब, लेकिन उसके पहले हमके 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने थे। पहला कि सर 2 एक्ट बनाने का रीजन क्या है, जबकि ये नॉन प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, बट इसका मेन प्रायोरिटी प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज है। ओके, वीकर सेक्शन को डेवलप करना है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया को अर्बनाइज करना है, या फिर जो गवर्नमेंट को एक प्रकार से असिस्टेंट करना है, यानी जो काम सरकार को करना चाहिए या आपस में प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन सक्षम जो है, वो जो सक्षम नहीं है उस मेंबर्स को लेके चलते हैं, है ना। तो ऐसे हमने देखा प्रीवियस सेशन में, कई सारी स्टोरीज देखी हमने, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे है और कैसे रजिस्टर होती है। तो सर इसमें 2 एक्ट का प्रॉब्लम क्या है? 2 एक्ट बनाने का रीजन यही था कि सर्विस पर्पस, जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पस था गवर्नमेंट का, वो सर्व नहीं हो रहा था एक्चुअली। पहले क्या हुआ था, जब 1912 में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, क्या है, प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज है। किसको? उसके मेंबर्स को, ओनली उसके मेंबर्स को, नॉन मेंबर्स को ये सर्विस देती नहीं है। यानी सबसे पहले आपको इसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा, और मेंबरशिप के लिए आपको इसका शेयर यानी एक हिस्सा, कैपिटल में एक हिस्सा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जितना उसका फिक्स लगा हुआ है। ओके क्लियर? हाँ, अब तुम ध्यान दो। तो सर प्रॉब्लम क्या था, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब एक सेंट्रल एक्ट बनाया, तो क्या किया लोगों ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के नाजायज फायदा लेना शुरू किया। कैसे बताओ? देखो जिस एग्जाम्पल, मैंने अभी कोऑपरेटिव बैंक खोला, अब कोई नीडी कस्टमर है, उसको लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन। अब लोन चाहिए तो कोऑपरेटिव बैंक का काम क्या है? फिलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, सहयोग करो, सही कि नहीं? यानी कोऑपरेटिव बैंक कंपेरेटिवली कमर्शियल बैंक से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो उसमें क्या था, उसमें हो क्या रहा था कि ये लोग पीछे ही पीछे धंधा खोल के बैठ गए थे पूरा, मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए। कैसे दिखा रहे? सर्विस प्रोवाइडिंग है, क्योंकि टैक्स में इनको बेनिफिट मिल रहा है, और कर रहे प्रॉफिट अर्निंग के लिए। एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल को सपोज मैंने कोऑपरेटिव बैंक खोली, अब आवेश को पैसों की जरूरत थी। अब आवेश था सपोज पढ़ा लिखा कम, उसको मैंने बोल दिया कि भाई देख आवेश, अगर हमारे यहाँ से देखो डॉक्यूमेंटेशन है नहीं तेरे, फिर भी हम देखो लोन दे रहे, गिरवी लोन, मॉर्गेज लोन, लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 18% उससे, लेकिन दिखाएंगे हम डॉक्यूमेंटेशन में 8 या 9%। तो आवेश ने क्या बोला? आवेश, ऐसे लोग क्या करते थे, अब आवेश बेचारा मजबूर होगा अगर, तो बोलेंगे ठीक है, क्या करेंगे, एक तो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं, कमर्शियल बैंक लोन देगी नहीं उसको, कोऑपरेटिव हम लोन दे रहे हैं आपको, एक तो ध्यान दो, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए 9% है, लेकिन बाहर ही बाहर क्या कर रहे हैं, 18% है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट क्या हो रही, अब सेंट्रल में बनाया हुआ एक्ट ऑल ओवर इंडिया कमांड करेगी। क्या करेगी? अरे सिंपल है, अब उसको पूरा इंडिया, अब सेंट्रल एक्ट बनाया होगा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी एक ही बनाया होगा, अब ऑल ओवर इंडिया में वो कहाँ कहाँ ध्यान देगी, हजारों लाखों कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, कोई क्रेडिट सोसाइटी बना, कोई बैंक बनाता होगा, कोई स्टोर बना के चला रहा होगा, तो अलग अलग टाइप्स बना के चला रहे, लेकिन कहाँ कहाँ रेगुलेशन कर पाएंगी, यानी एक्ट, यानी जो बनाने का फुल पर्पस था वो फुलफिल हो ही नहीं था, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनाने का पर्पस क्या था? क्या था बनाने का पर्पस? था ना, प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज टू मेंबर्स नॉट अर्निंग प्रॉफिट, बराबर कि नहीं? अब यहाँ पे तो ये काली बाजारी हो रही है, तो कमाई हो रही है यहाँ पे इनकी, यानी कमर्शियल बैंक से ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और कस्टमर लेने को रेडी भी है बेचारे, मजबूर है, क्या करेंगे, उनको चाहिए तो लोन। अरे आ रहा कुछ समझ में? तो ऐसे पीछे ही पीछे क्या हो रहा था, मतलब जो गवर्नमेंट का पर्पस था बनाने का, ये फुलफिल नहीं हो रहा था। फिर सरकार ने जागा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम अकेले ही सक्षम नहीं है ये पर्पस को फुलफिल करने के लिए, यहाँ कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाकर असली धंधा कर रहे और टैक्स में भी बेनिफिट ले रहे। पूछो क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स में बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट होता है? क्योंकि ये इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है ही नहीं, क्या है? प्रोवाइडिंग। तो फिर हो रहा क्या था वहां पे
यानी ये दिखा रहे कोऑपरेटिव स्टोर थे, कर रहे असली बिजनेस थे। ओके, दिखा रहे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक थे, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन ले रहे थे। तो इस तरीके से वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अकेले हमसे तो होता नहीं भैया, इसलिए फिर क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को आदेश किए कि ये काम करो, रेगुलेशंस बढ़ाओ, रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ाओ, अपने एरिया की एटलीस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को तुम भी कमांड करो, हम तुमको राइट्स दे दें। अब स्टेट गवर्नमेंट को अगर राइट्स चाहिए थे तो उनको असेंबली में, यानी कहाँ पे, ये विधानसभा और विधान परिषद में अपना एक्ट पास करना था। तो उन्होंने कहा कि अपने अपने स्टेट ने अपने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कमांड करने के लिए स्टेट एक्ट बनाया। क्या बनाया? ताकि दोनों एक्ट मिलाकर ये जो पर्पस बनाया गया है इस टाइप के बिजनेस के लिए वो फुलफिल हो और वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट हो। क्या हो? यानी जो गरीब लोग हैं, जो स्लम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको अच्छी सर्विस मिले कम भाव में। तो उस तरीके से इसलिए फिर दो एक्ट बनाए और दोनों एक्ट मिलकर आज काम करती है। यानी महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी एक्ट होंगी वो नहीं रजिस्टर होंगी 2012 में, 1912 में, लेकिन कमांड जो होगा उसका होल्डिंग वो 1960 के अकॉर्डेंस होगा। अब क्या हुआ, इतना बड़ा रीजन, अब लोकल एरिया में इतना बड़ा रीजन हो गया, तो यहाँ पे जो सोसाइटी होंगी वो कमांड में प्रॉपर आ गई। पहले क्या था, सेंट्रल पूरे इंडिया को एक ही डिपार्टमेंट आता, अब क्या हुआ, स्टेट ने भी उनको सपोर्ट किया और स्टेट ने अपने डिपार्टमेंट बनाए। इसलिए आज सारी महाराष्ट्र की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो किसके मुताबिक चलती है? स्टेट एक्ट के मुताबिक। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या? इसलिए दो एक्ट बनाए गए, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1960 और महाराष्ट्र इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912। आज कोई भी कोऑपरेटिव एक्ट जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बनती रजिस्टर होती है इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर, लेकिन अगर जिस रीजन में चल रही है वो उस रीजन के स्टेट के लॉ तुमको फॉलो करने हैं, तो इसलिए स्टेट एक्ट भी एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में आपको? तो यहाँ पे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दो एक्ट बनाए गए, स्टेट एक्ट अलग बनाया गया है और सेंट्रल एक्ट अलग बनाया गया है, और दोनों एक्ट कमांड कर रही है ताकि पर्पस फुलफिल हो। ऐसे कोऑपरेटिव दिखाकर असली बिजनेस ना करे, क्योंकि क्या हो रहा है, लॉस गवर्नमेंट का हो रहा है ना। अब हर कोई अपना कोऑपरेटिव दिखा के बिजनेस करेगा तो सबको टैक्स कम लगेगा, और टैक्स कम लगेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएंगी फिर? आपको समझा क्या? इसलिए पर्पस फुलफिल होना चाहिए, इसलिए पर्पस फुलफिल होने के लिए दो एक्ट बनाए गए। दूसरा क्वेश्चन क्या था आंसर? हाँ, कंस्ट्रक्शन ना। चलो अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव अलग अलग क्या होता है, सोसाइटी बनाकर, ऑर्गेनाइजेशन बना के आप कोऑपरेटिव की अलग अलग टाइप के बिजनेस करके उसके टाइप्स में आप आ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने कल आपको पढ़ाया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कल मैंने आपको कौन कौन सी पढ़ाई थी? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाई थी, दूसरी पढ़ाई थी कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, हाँ कोऑपरेटिव बैंक का है, बैंक बढ़ाया था। स्टोर यहाँ दिख रहा है तुमको? ठीक है, आज हम पढ़ा रहे हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या है सर? सुनो, ध्यान दो, देखो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स आपस में आते हैं, एक बड़ा लैंड खरीदने के लिए खरीदते हैं, और खरीदने के बाद वो लैंड के अंदर बड़ी सोसाइटी बनाते हैं, और सोसाइटी बना के वीकर मेंबर्स को कम भाव में बेचते हैं। वैसे देखो, अब बताओ, अगर कोई लैंड खरीदता है और बड़ी अपार्टमेंट्स बना के, 3-4 अपार्टमेंट बनाते साथ में सोसाइटी बनाता है, पूरे मुंबई में चलती है ना सोसाइटी, आपने देखा होगा आपने। वो सोसाइटी बनाने के बाद अब उनका मेन क्या है? प्रॉफिट अर्निंग करना। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो असली नहीं खरीद पा रहे, गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद पा रहे घर वगैरह, तो उन लोगों को क्या करते हैं, ये लोग कम भाव में मिडिल क्लास लोगों को कम भाव में घर देते हैं, अपना खुद का फ्लैट देते हैं खुद का, और इनका मेन मोटिव कमाना नहीं होता है, ये लैंड मतलब फ्लैट देकर कम भाव में यही उनकी सर्विस देना हो गया, उसको बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे एग्जांपल अभी हमने कल लिखा गोकुल धाम सोसाइटी,
अब गोकुल धाम में आप देखोगे तो सब मध्य वर्गीय लोग रहते हैं वहां पे, वो कैरेक्टर में दिखाऊंगा आपने अगर तारक मेहता के इसमें, तो वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यानी वो क्या करते हैं, वो टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर वो पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके अंदर वो घर रहने के लिए मिडिल क्लास लोग, जो वीकर लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, वो लोग लोन्स पे यानी हायर मतलब EMI पे उनको वो घर देते हैं कि ताकि तुम्हारा खुद का घर भी हो जाए और एक प्रकार से तुम खुद के लिए तुम टुकड़ों में अमाउंट हमको दे पाओ। समझा आपको क्लियर? तो ऐसे उसके अंदर अब इनका बेनिफिट क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? मेंबरशिप। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? तो जो गोकुल धाम सोसाइटी है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है। देखो लिखा हुआ है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज लैंड एंड डेवलप इट, देयरफॉर दिस सोसाइटी आर फॉर्म बाय मेंबर्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस ऑन ओनरशिप बेसिस। अब वहां पे आप देखो, वहां पे एक सेक्रेटरी भी होगा उसका, कौन है? भिड़े। हाँ, तो भिड़े जो सोसाइटी सेक्रेटरी है वो उसको सैलरी मिलती है और हर महीने वो मेंबर्स कुछ अमाउंट वो मेंटेनेंस के लिए रखते हैं उसके अंदर। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में आपको? तो इस तरीके से वो जो गोकुलधाम सोसाइटी है वो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आएगी। क्लियर? यानी इन शॉर्ट मिडिल क्लास को अपना घर कैसे मिले, तो ये अपने मेंबर्स आपस में ही लैंड खरीदते हैं और लैंड खरीदने के बाद उनका मेन पर्पस कमाना होता है, वो उन्हीं मेंबर्स को घर अपने अपने मेंबर्स लेके घर लेके फ्लैट बना के अपना अपना लेते हैं और वहीं पे वो मेंटेनेंस भी करते हैं और हर महीने कुछ अमाउंट भी भरते हैं उसके लिए, सिंपल भाषा में। क्लियर पिक्चर? समझा? हाँ, बताइए और कुछ इस पे? हाँ, फिर नेक्स्ट है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। एक आता है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। क्या होता है सुन लीजिए। कोऑपरेटिव वेयर हाउस क्या होता है सुन लीजिए। आपको मैंने टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पढ़ाया था, पब्लिक वेयर हाउस वगैरह वगैरह, हाँ है ना? हाँ, अब बताओ, आपको मैंने पब्लिक वेयर हाउस पढ़ाया था, याद करो, कहा था 12th में आएगा, है ना? पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है कि एक बिजनेसमैन एक वेयर हाउस खोलता है बड़ा और उसमें किसी को बोलता है आ जाओ रखो और पैसा दो, रेंट दो, कमाने के लिए। क्या के लिए? यानी बिजनेस है। क्या है ये? लेकिन यही कुछ आपस में कुछ मेंबर्स गरीब एरिया के अंदर यानी स्लम एरिया के अंदर जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास बेचारों के पास रखने की जगह नहीं होती है, तो क्या करते हैं वहीं पे वो एक लैंड खरीदते हैं बड़ा स्लम एरिया के अंदर ही और बड़ा रूफ बना के वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं। वेयर हाउसिंग यानी वो बोलते हैं कि गरीब बिजनेसमैन, तुम जो स्लम एरिया में बिजनेस ला रहे हो, जो तुम स्लम एरिया की नीड्स फुल कर रहे हो, तुम्हारे पास रखने के लिए स्टोर नहीं है, तो स्टोर नहीं है तो एक काम करो, तुम यहाँ पे हमारे गोडाउन में रखो, हमको पैसा दो लेकिन कम दो, एकदम नहीं के बराबर, जो जिससे हमारा सिर्फ मेंटेनेंस निकले। क्या निकले? हाँ, लेकिन उसको सर्विस देने के लिए आपको पहले उसका मेंबर बनना पड़ेगा, यानी शेयर आपको भी कुछ उसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। तो जैसे आपस में ही वहीं के लोग स्लम एरिया को डेवलप करने के लिए एक वेयर हाउस खोल लेते हैं और वेयर हाउस के अंदर कोई भी वो एरिया का मेंबर अपना माल रख सकता है कुछ मिनिमल फीस देकर। वो फीस भी क्यों ले रहे हैं हम लोग? ताकि मेंटेनेंस निकले, जो वो वेयर हाउस कीपर रहेगा, कीपर रहने कौन? अरे देख रेख करने वाला, या वेयर हाउस के सेक्रेटरी रहेगा, वो पूरा उनकी पगार निकलनी चाहिए, बस उतना मेंटेनेंस, इतना कम खर्चा हम आपसे लेते हैं। अब बताओ पब्लिक वेयर हाउस में फर्क क्या है? पब्लिक वेयर हाउस में जो बिजनेसमैन वेयर हाउस बनाएगा उसमें वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा। यहाँ पे आपसे वो प्रॉफिट के लिए नहीं आ रहा, यहाँ पे मेन पर्पस क्या है? सिर्फ वो भाई मेंटेनेंस के लिए उतना चार्जेस दो हमको। और मेन पर्पस क्या है इसका कि जो शॉपकीपर्स स्लम एरिया में चला रहे हैं उनके पास जो स्टोरिंग की जगह नहीं है, वो एटलीस्ट उनके पास एक जगह मिल जाए प्रॉपर, ताकि अपना गुड्स को वो स्टोर कर पाए और स्टोर करके वो वेदर से वगैरह से आने वाले जो अनएक्सपेक्टेड हैपेंस है उससे वो अपने गुड्स को प्रोटेक्ट कर पाए और अपने गुड्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा पाए। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इस तरीके से कोऑपरेटिव वेयर हाउस भी एक होता है। मैंने आपको याद करो वेयर हाउस के टाइप्स में कोऑपरेटिव वेयर हाउस शुरुआया था, क्योंकि जब तक आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझेगा नहीं तब तक कोऑपरेटिव वेयर हाउस क्या काम करेगा वो समझेगा नहीं। ओके, क्लियर? समझा आपको अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलिए। यहाँ पे सब ओनर है ना, एक ओनर थोड़ी है।
जिसके पास शेयर है वो सब ओनर है। हाँ, कॉर्पोरेट स्टाइल में कोई भी टाइप खोलो आप, इट इज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। द ओनर शेयर ऑफ द कोऑपरेटिव मेंबर इज ट्रांसफरेबल फॉर ही और शी। एग्जैक्टली शेयर, इसको शेयर बोलते हैं कैपिटल में आपका एक हिस्सा। द अमाउंट पेड बाय मेंबर, द मिनिमम अमाउंट पेड बाय मेंबर या कॉन्ट्रीब्यूट इन कैपिटल, टोटल कैपिटल इज नोन एज शेयर। सिंपल भाषा में फेस वैल्यू, जो मिनिमम अमाउंट हम फिक्स करते हैं, द मिनिमम अमाउंट विच इज फिक्स्ड फॉर द मेंबरशिप, फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप। गॉट इट? क्लियर? समझा? शेयर कुछ नहीं है, एक हिस्सा है कैपिटल का। जैसे टोटल 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमने कोऑपरेटिव वेयरहाउस खोला और एक एक मेंबर को बोला 5,000 रुपये हिस्सा दो या 500 रुपये हिस्सा दो, तो 500 रुपये या 5,000 रुपये जो हमने रखी अमाउंट, उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। और जो एक हिस्सा 5 लाख का एक हिस्सा ही बना ना ये अमाउंट, तो उसको बोलेंगे शेयर। क्या बोलेंगे हम? समझा आपको? क्लियर? सो व्हाट इज द एग्जैक्टली शेयर? समझा? शेयर और कुछ नहीं है, टोटल कैपिटल का एक हिस्सा है जिससे मेंबरशिप एक्वायरिंग होती है। यस, प्रॉफिट होगा अगर तो सबको बटेगा, क्योंकि दे आर द ओनर्स। सर्विसेज चाहिए, लो आप मालक हो, लेकिन आपको कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी फॉर मेंटेनेंस। समझा? हाँ बोलिए। हाँ, कोऑपरेटिव में कोई ज्यादा शेयर खरीदता नहीं है। पूछो क्यों? देखो मैं मानता हूं, बट देखो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहां पे कोऑपरेटिव और कंपनी में एक ड्रॉबैक है। कंपनी का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है, कोऑपरेटिव का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? हाँ, जहां पे हर डिसीजन बाय वोटिंग होती है। जैसे आपका कैप्टन का चुनाव बाय वोटिंग होती है ना, इसको अपन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बोलते हैं। आप द्वारा आपका ही रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया जाए। भाई फिर मेरे को नहीं बोला सर पास नहीं करते, नहीं, सर का मैटर ही नहीं है यहाँ पे। इंटरनल मैटर तुम्हारा, तुम सिलेक्ट करो तुम्हारा कैप्टन, लेकिन सुनो फिर, बराबर कि नहीं? तुम सिलेक्ट करते हो कैप्टन वोटिंग करके, तो ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हुआ। इसमें क्या होगा? हमारे ऊपर अब नहीं आता, क्योंकि हमने सब पावर दी उसको, लेकिन पावर में लाने वाला कौन है? तुम लोग ही है कि नहीं? वैसे यहाँ पे भी कॉर्पोरेट स्टडी के अंदर जो मैनेजमेंट कमिटी के अंदर बैठते कमिटी मेंबर, यानी सबसे हेड है, जिसको अपन डायरेक्टर बोलते, क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टर्स भी। हाँ, तो जो कमिटी मेंबर में जिनको भी हम सिलेक्ट किया, हेलो, वो कैसे होता है? वो होता है बाय वोटिंग। हर साल सारे मेंबर्स की एक मीटिंग होती है। क्या होती है? और उसमें सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को हम रखते हैं। वो मैटर के प्रपोजल को बोलते हैं मोशन। ये आपको एसपी में वर्ड आएगा। प्रस्ताव को रखने को बोलते हैं मोशंस। क्या बोलोगे आप? जिस एग्जाम्पल आपने बोल दिया कल सर कैप्टन का चुनाव करो, आपने एक मोशन रखा, यानी आपने मोशन रखा। कोई भी प्रस्ताव जब मीटिंग में रखी जाती है, मीटिंग में प्रपोजल, उसको लॉ बोलता है मोशन वर्ड। बोलो, क्या बोलो? हाँ। और अगर वो मोशन पास हो गया, प्रस्ताव पास हो गया, कैसे पास होगा? कमिटी मेंबर से नहीं, सिर्फ बाय वोटिंग। किस सब मेंबर से? कुछ मुद्दे सभी मेंबर्स से लेना होता है और कुछ मुद्दों के लिए सब कमिटी मेंबर के हाँ चाहिए। अरे आ रहा क्या समझ में आपको? वो कहां लिखा हुआ है, कौन से मुद्दे कहां पेश करो, वो लिखा हुआ है कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। हर काम एक्ट क्यों बनता है? इट्स अ गाइडेंस। क्या है वो? सारे रूल्स। तो कौन से मुद्दे हमको मेंबर से पूछवाना है और कौन से मुद्दे कोऑपरेटिव कमिटी के पास राइट्स है डायरेक्ट उठाने के, बिना मेंबर से पूछे, ये सब प्रोविजन दिया है कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। और मैंने आपको बताया क्या, जितना टाइम मैं कोऑपरेटिव को दे रहा हूं ना, उतना ही कम टाइम कंपनी को दूंगा। पूछो क्यों? 90% कंपनी और कोऑपरेटिव सेम चलती है, दोनों में 10% का अंतर है। पूछो क्या? ओनली पर्पस। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर प्रॉफिट मोटिव एंड कोऑपरेटिव इज फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, फॉर सर्विस मोटिव। बस यही मोटिव अलग है, बाकी सब चलाने का तरीका सेम है। क्या है? सेम। यहां भी अनलिमिटेड मेंबरशिप है, कंपनी में भी अनलिमिटेड मेंबरशिप है। अरे आ रहा क्या समझ? क्लियर? तो एक ज्यादा शेयर खरीदने का बेनिफिट क्या है? कोऑपरेटिव में नहीं है, कंपनी में है। वो जो क्यों? ड्रॉबैक है। अब मैं ड्रॉबैक बता रहा हूं क्या होता है, सुनो। क्या होता है ड्रॉबैक? ये है कि अगर आपके जैसे
कोऑपरेटिव के अंदर 1 मेंबर 1 वोट होता है, कंपनी के अंदर 1 शेयर 1 वोट होता है, 1 वोट। हाँ मैं समझाया अभी तक, है ना? हाँ यस ओके, रिकॉर्डिंग चालू है प्लीज, शांत। कृष्णा खैर है, खैर है ना बेटा? मेरी आंखें नहीं है, स्कैनर है, क्या है? समझा? और यही रीजन है कि अभी तक मेरे को स्पेक्स लगा नहीं, तो सब देखो पढ़ाई फील्ड वाले सबको स्पेक्स लगा हुआ है, मेरे को कहाँ लगा बताओ? टच छूट नहीं लगा है, नहीं लगी। आप देखो ना, मेरे को स्पेक्स नहीं है, वो जो पहनता मैं वो सब रेडिएशन निकना है मेरी आंखों को, इसलिए पहनता मैं वो, बाकी स्पेक्स लगा हुआ नहीं नंबर का मेरे को। हाँ कभी इसका जो रेस होता है ना, ये दिन भर बैठने से आंखें खराब होती है, इसलिए वो प्रोटेक्ट करता है उसको, बाकी ऐसा कोई मेरे पास स्पेक्स लगा हुआ नहीं है, टेंशन मत लो। हाँ समझा क्या? हाँ तो मैं ध्यान दो, एक मिनट। कॉर्पोरेट सोसाइटी का मैनेजमेंट जो है ना, 1 मेंबर 1 वोट होता है, और शेयर कंपनी के अंदर 1 शेयर 1 वोट होता है। ड्रॉबैक क्या है सुन लो, देखो जैसे एग्जांपल अभी डॉली हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटी की मेंबर है सपोज, और ईशा भी हमारे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की मेंबर है। डॉली के पास 10 शेयर है, यानी ऑब्वियसली डॉली की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बराबर कि नहीं? ईशा के पास 1 ही शेयर है। पहला ड्रॉबैक है, दोनों को सर्विस इक्वल मिलेगी। दूसरा, जहां वोटिंग की बारी आई तो डॉली मुझे ये नहीं बोल सकती यहां पे कि सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप मेरी ज्यादा सुनो, यानी मेरी वोटिंग का पावर ज्यादा रखो, नहीं। आपका वोटिंग का पावर और ईशा का वोटिंग का पावर सेम रहेगा, 1 मेंबर 1 वोट, आपके पास कितने भी शेयर हो। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं चलता है। कंपनी में अगर यही बात कंपनी में वोटिंग की बारी आई, कंपनी और सोसाइटी सेम चलती है, मैंने आपको बताया था, तो कंपनी के अंदर भी मैनेजमेंट कैसा है? डेमोक्रेटिक। कैसा है? और डेमोक्रेटिक का मतलब है कि प्रपोजल मीटिंग्स में पास हुए बिना कोई भी डिसीजन होती नहीं है। कंपनी का एक ड्रॉबैक है सोसाइटी का, डिले इन डिसीजंस। जो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसीजन न एक लेता है न 2 लेते हैं, बहुत सब लोग मिलके लेते हैं यहाँ पे, बाय वोटिंग। कैसे होती है? बाय, इसलिए इस सब में डिले होता है डिसीजन लेने में। तो कंपनी, अगर यही बात कंपनी में होती, डॉली के पास 10 शेयर है और ईशा के पास 1 ही शेयर है, तो डॉली का पावर ज्यादा है। डॉली ने अगर नहीं बोल दिया और ईशा ने हाँ बोल दिया तो भी डॉली कम सुनेंगे, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। नहीं, कंपनी में, सोसाइटी में नहीं होता है। इसलिए मेंबर ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करता है कि अगर मैं 10 शेयर खरीदूं सर्विसेज इक्वल मिलेगी, ये 1 शेयर खरीदे तो भी सर्विस इक्वल मिलेगी। 10 शेयर खरीदने के बाद भी मेरे को वोटिंग पावर उतना ही है जितना 1 शेयर के पास है, तो मैं काय को ज्यादा लगाऊं पैसा? जानने 1 ही शेयर आया था ना, फिर कमाना ही है तुमको असल में, तो तुम यही पैसा कंपनी में लगाओ। कहाँ लगाओ? तो सर आम जनता कंपनी में मेंबर बनता है। यस, वो कैसे? वो आगे जब आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ाऊंगा 2 साल की जर्नी में, वहां पे आपको वो सब दूंगा। अभी से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट क्या दे रहा हूँ? इसलिए देखो अभी सुन लो, जैसे एग्जाम्पल अभी अंबानी की रिलायंस कंपनी है, तो सर वो अंबानी कंपनी नहीं है, वो हम आम जनता की भी कंपनी जिसने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो भी हम क्यों बोलते हैं अंबानी कंपनी है? मैक्सिमम होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर उसके पास है। नहीं समझा? 70 to 80% इन्वेस्टमेंट अंबानी खुद की है और 20% सिर्फ मार्केट से, आम जनता से हिस्से शेयर बेच के ली हुई है। इसलिए क्या होता है, जब भी कोई प्रस्ताव होता है वो पूछता नहीं, वो बताता है मैंने पास कर दिया। अब अगर ऐसा है कि 70-80% अंबानी के पास उस कंपनी के शेयर है और 20% ही से पब्लिक के पास शेयर है, तो क्या होगा? अंबानी का पल्ला भारी होगा। क्यों? अंबानी ने हाँ बोला तो प्रपोजल पास, नहीं बोला तो प्रपोजल रिजेक्ट। हम सब ने हाँ बोला भी तो भी कोई काम मैटर नहीं करता। जो क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर वोटिंग जो है वो 1 शेयर 1 वोट है। यानी अगर 100 में से अगर 70 to 80% अगर मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट अंबानी के पास है, कंपनी की, मुकेश जी के पास, तो इसका मतलब क्या है कि हर 100 वोट में से 80 वोट उसके हैं, एक अकेले इंसान के।
बाकी हम सबके 20 लोग हैं, 20 वोट है। तुमको नहीं समझा क्या बात? तो इसमें क्या हो रहा है, इसलिए वो पूछता नहीं हमसे, डायरेक्ट अनाउंस करता अपने अपने मेंबर्स की मीटिंग में। उस मेंबर्स की मीटिंग को नाम दिया है एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं उसको? देखो मैं अभी आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं, अंदर जाऊंगा ना जब मैं कंपनी कैसे बनती है चलती है तो आपको और अच्छे से समझेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है। हालांकि वो रिलायंस कंपनी उसकी नहीं है, हम सबकी है, हर वो इंसान की है जिसने उसमें पैसा लगाया हुआ है। लेकिन सिर्फ क्या है, मैक्सिमम होल्डिंग शेयर उसके पास, यानी इसका मतलब कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसकी है। शेयर बोल तो हिस्सा कैपिटल का। अरे आ रहा क्या, अगर मैं बोलता हूं 80% शेयर्स कंपनी के अंबानी के पास है, इसका मतलब क्या है कि हर 100 में से 80 वोट उसके अकेले के हैं। यानी उसने अगर एक वोट डाल दिया तो उसके एक वोट नहीं गिने जाएंगे, उसके 80 वोट गिने जाएंगे 100 में से। समझा आपको क्लियर? इसको बोलते हैं 1 शेयर 1 वोट। कोऑपरेटिव में यही ड्रॉबैक है, 1 मेंबर 1 वोट होता है। अरे आ रहा क्या समझ में? यानी यही अगर अंबानी कोई कोऑपरेटिव स्टार्ट करेगा और 80% खुद की इन्वेस्टमेंट अकेली और 20% हम सब मेंबर्स लेंगे इन्वेस्टमेंट कैपिटल में, तो भी उसको उतना ही पावर है जितना हमको है। 1 मेंबर 1 वोट, यानी उसका वोट और मेरा वोट एक ही है। भले मेरे पास 1 शेयर है, उसके पास 80 वोट है, 80 शेयर है 100 में से। समझ में आ रहा क्लियर? अरे आ रहा क्या, सोसाइटी में शेयर देखने का पर्पस होता नहीं। पूछो क्यों? लॉ पहले तुमको बोलता है कमाने के लिए नहीं आए हो, कमाना है तो जाओ कंपनी में इन्वेस्ट करो। यहां हम गाय के लिए आपस में आए हुए वीकर एरिया को डेवलप करने के लिए, खत्म विषय। समझा आपको? पक्का? इसलिए हम कहते हैं रिलायंस कंपनी इज अंबानीज कंपनी। बट ये अंबानी कंपनी क्या नहीं, हम हर वो इंसान कंपनी है जिसने उसके अंदर शेयर में पैसा लगाया हुआ है, शेयर का पैसा, शेयर खरीद के पैसा लगाया हुआ है, उसने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है हिस्सा। शेयर बोलो तो हिस्सा क्या होता है, टोटल कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया हुआ एक हिस्सा, उसको बोलते हैं शेयर सिंपल भाषा में। अब वो डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। कहां पढ़ेंगे? जब मैं कंपनी की शुरुआत करूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी? समझा अभी? देखो हर्ष, हाँ चलो अब हम इसके बेनिफिट्स वगैरह पढ़ते देखते हैं क्या है। तो बस कोऑपरेटिव सोसाइटी यही थी, इतनी आप दिमाग में रखो, बाकी आपको इतना कोई दिमाग में नहीं है। अब फिर इतना पढ़ाया क्यों? सुनो देखो, अभी कल से डायरेक्ट कंपनी में जाएंगे नहीं, कल से हम एक वर्ड पढ़ेंगे, द टर्म सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है? क्योंकि अगर सेक्रेटरी प्रैक्टिस देखनी है तुमको एसपी, तो पहले सेक्रेटरी कौन होता है वो आपको समझना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, यानी क्या, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग सेक्रेटरी बनाए गए हैं। उसमें एक सेक्रेटरी आएगा टाइप्स ऑफ, और सेक्रेटरी के अंदर सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ। अब वो सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है ये तुमको जब तक समझ में नहीं आएगा तब वो कंपनी, वो सेक्रेटरी क्या काम करेगा, वो भी तुमको कैसे पर्पस डिलीवर होगा। इसलिए पहले मैंने दुकान के बारे में पढ़ाया, उसके फिर उसके वो जो पर्सन जो काम करेगा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब पढ़ाए। आ रहा क्या तुमको? और फिर लास्ट टाइप जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? उस कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ते से ही हम पूरी 2 साल की स्टडी पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की, और वो कंपनी की स्टडी करते करते उसके सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होती है, प्रैक्टिस क्या होती है, वो भी हम समझ लेते हैं। इस तरीके से आपका एसपी वहां से शुरू होता है। ये सब अभी तक बैकग्राउंड था, क्या था ये? हाँ आ रहा कुछ समझ में? अरे आ रहा क्या? तो इसलिए ये सब चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी था, बेसिक टर्म्स। यानी असली में एसपी की शुरुआत हम कल से करने वाले हैं। और मैं आपको इसलिए चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता हूं, बुक से पढ़ोगे तो सब आगे पार्ट पीछे आपको लगना चाहिए कि एक ही पिक्चर चल रही पूरी, एक ही पिक्चर चल रही पूरी। हमारा बुक खत्म ना ही 11th का, 12th का बुक भी खत्म हो जाएगा अपने आप। और फिर 12th में हम पढ़ेंगे डोंट वरी, अच्छे से एकदम आराम से। लेकिन 11th में हम सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करते हैं पहले, क्योंकि 12th पढ़ाने के पहले कंसेप्ट आपको सब पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और यही मेरी टेक्निक है। इसलिए मैंने आपको एसबी की बुक खुलवाता हूँ, मैं ओसीएम भी खुलवाता हूँ, अकाउंट्स की भी नहीं खुलवाता हूँ।
है ना, मैं तो, है ना, समझा आपको क्लियर? चलो ऐसा कोई पार्ट नहीं जो हम छोड़ते हैं। ओके डन, क्लियर, समझा आपको अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? चलो अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या है? पहला कुछ नया पॉइंट मिलते देखते हैं, रजिस्ट्रेशन है। पहला फीचर रजिस्ट्रेशन है। क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करना बहुत कंपलसरी है। कहाँ पे? 2 एक्ट के अंदर, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1960, 1960 में बनाया। यानी 1912 से लेकर 1960 के बीच में, इस बीच में बहुत सारे फ्रॉड्स होने लगे। आम जनता ने क्या किया? फ्रॉड्स करने लगे। कैसे? कोऑपरेटिव के नाम पे दिखा रहे, कर रहे असल धंधा, बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव। तो बताओ जो सोसाइटी, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पस था वो डिलीवर हो रहा था क्या? नहीं। तो इसलिए फिर वहां से स्टेट्स को रजिस्ट्रेशन पावर दिया गया कि स्टेट्स अपनी अपनी स्टेट्स गवर्नमेंट भी कमांड करेगी, कि सेंट्रल पहुंच नहीं पा रही है इतनी सोसाइटीज को। अरे आ रहा क्या समझ में आपको? तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी है। नेक्स्ट है वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। यानी क्या? यहाँ पे आपको मेंबर बनना है, आप बन सकते हो। यहाँ पे कोई मनाही नहीं है, न धर्म, न जात, न पात, यहाँ पे कोई नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप इंडियन कोई भी हो, कोई भी हो, आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप कोई भी सोसाइटी के अंदर मेंबर बन सकते हो। हाँ, बेटा वो यहाँ पे रहे, यहाँ पे सर्विस लॉन्ग टाइम लेगा ही क्यों? तो इंडियन होंगे ना वो तो। एनआरआई जो होते ना, उनको एक टेम्पररी टाइम मिलता है आने का, वीजा मिलता है, बाकी फिर वो अपने जाके रहते हैं। वो यहाँ पे अगर बसना चाहता है तो वो इंडियन कहलाएगा फिर, ओके। और इंडियन कहलाएगा तो फिर उसकी कोई कम्युनिटी फिक्स होगी ना, भाई कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओके, सबका, सिंधी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन। तो ओके, क्लियर, समझा? यस। तो वॉलेंटरी का मतलब होता है फ्री, अपनी इच्छा से। एसोसिएशन ग्रुप, तो यहाँ पे कोई भी मेंबर कभी भी मेंबरशिप ले सकता है, और जब भी उसको छोड़ना है वो छोड़ भी सकता है। कैसे? अपना शेयर बेचकर। कैसे? अपना, समझा आपको? तो वॉलेंटरी का मतलब होता है हाँ इक्वल वोटिंग राइट्स। यही ड्रॉबैक भी बोलना या क्या बोलना समझा नहीं, ये ड्रॉबैक पूछो क्यों? यहाँ 1 मेंबर 1 वोट के प्रिंसिपल पे चलता है कोई भी प्रपोजल। अच्छा, प्रस्ताव की बात आई थी, 2 टर्म सीख लो। प्रपोजल को हम लॉ में बोलेंगे मोशन। क्या बोलोगे आप? यानी आज के बाद मेरे यहाँ पे कोई प्रस्ताव रखना है तो क्या बोलूंगा? सर मोशन लाया हूँ। क्या लाया हो? हाँ, प्रपोजल या प्रस्ताव बोला, ट्यूशन निकाल दूंगा बेटा तारा। मैं लॉ सीखना है ना, तो लॉ की लैंग्वेज सीखो। अब मोशन वर्ड बोलूंगा तो कितना अच्छा लगेगा भाई, हाँ सर भाई एकदम स्टैंडर्ड लग रहा है, हाँ बात कर रहा है बच्चा, है ना। तो आज के बाद कोई प्रस्ताव क्या बोलोगे? मोशन। ओके, क्लियर? और मोशन वो पास हो गया मीटिंग से, वोटिंग से पास हो गया तो वो बन जाता है रिजोल्यूशन। हाँ, रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन 2 टाइप का होता है भाई। पहले बताओ, समझ में आ रहा है वर्ड्स? नहीं समझा? जैसे एग्जाम्पल, अभी मंडे को, सपोज मंडे को गुरु नानक जयंती है, ओके, एक फेस्टिवल आ रहा है, इंडियन फेस्टिवल। 1 मिनट। और प्राची ने बोला सर एक मोशन है, बोलो, बोला सर वो मंडे को मैं आप प्रस्ताव लाया हूं कि मंडे को हमारी क्लास को ऑफ होना चाहिए। 1 मिनट। तो मैंने बोला ठीक है, काम करते हैं, कितने लोग फेवर में हाथ ऊपर करो, छुट्टी के? हाँ, छुट्टी के फेवर में, यस। हाँ, कितने लोग फेवर में नहीं है छुट्टी के? अब बताओ कौन मेजोरिटी का है, हाँ में कि नहीं में? प्रस्ताव पास हो गया, बन गया रिजोल्यूशन। मंडे को छुट्टी, जाओ। समझा? अब समझा क्या होगा? यहां पे हमने वोटिंग किया बाय हैंड रेस। कैसे किया भाई? अरे आ रहा समझ आपको? तो कोई भी प्रस्ताव जब आप कोई भी मीटिंग में करते हो, मीटिंग है क्या ये भी?
मीटिंग एक प्रकार से। और वो मीटिंग के अंदर मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, समझो। ये कोऑपरेटिव में नहीं आएगा, कंपनी में आएगा आगे, लेकिन आगे वहां तकलीफ नहीं जाए मेरे को। हाँ बच्चा लोग, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ हर्ष? ओके प्लीज, हम लोग ये लड़का लड़के डिबेट बाद में, अभी तक वो चलता रहेगा तुम्हारा। चलो ओके प्लीज पे अटेंशन यार, हम लोग अच्छे मूड से आए, पढ़ाई करेंगे। ओके हाँ सुनो, ध्यान दो। तो अभी एक प्रपोजल रखा कैप्टन ने वाइस कि सर मंडे को छुट्टियां चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। तो ठीक है, मोशन रखा, और मोशन रखने के बाद मेजॉरिटी विन से वो मोशन पास हो गया, तो बन गया रेजोल्यूशन। क्या बन गया? और कोऑपरेटिव हो या कंपनी हो, मोशन पे वर्क नहीं करती, वो वर्क करती रेजोल्यूशन पे। किस पे? और सर अगर पास नहीं हुआ तो सिर्फ वो मोशन है। क्या था वो? हाँ सिर्फ मोशन। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या? तो जो प्रस्ताव पास किया क्या बन गया? और जो प्रस्ताव सिर्फ नहीं पास हुआ, सिर्फ प्रस्ताव ही रह गया, तो मोशन। ओके क्लियर? अब रिजोल्यूशन जो पास होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वोटिंग से होगा दोनों, और दूसरा होता है स्पेशल वाला रिजोल्यूशन। स्पेशल वाला इतना नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन। हाँ स्पेशल रिजोल्यूशन, दो टाइप का रिजोल्यूशन पास होता है, पहला ऑर्डिनरी, दूसरा स्पेशल। बेटा ये सब वाइवा पूछूंगा मैं, हाँ मैं ये सब तुमको टाइम पास नहीं बता रहा, मेरा एक उसूल है। हाँ कुल की बता कि हाँ सुनो, पहले पढ़ा तो लूं। हाँ। आता है आपको हर्ष? ओके ध्यान दो। What is ordinary resolution? When the motion is passed at majority, it means what? 50, minimum 51% required the majority of that proposal. That motion is passed and become a resolution. That resolution is known as ordinary resolution. When the motion is passed at majority, it means minimum 51%, at minimum 51%, that motion is known as ordinary resolution. नहीं समझा? जब भी कोई भी प्रस्ताव मेजॉरिटी से पास हुआ, मेजॉरिटी से, वो क्या बन गया? रिजोल्यूशन। तो वो रिजोल्यूशन को हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। हाँ जैसे एग्जाम्पल, 100 में से 51 लोगों ने हाँ बोल दिया, 51 कम से कम 60, 55, 75, 70, 80, 90 चलते, लेकिन मिनिमम 51 चाहिए। क्या चाहिए? अरे हाँ वाले ज्यादा चाहिए ना, 49% नहीं होना चाहिए, चलेगा। यानी मिनिमम 51, उससे ऊपर चलते लेकिन नीचे चलता नहीं, नीचे चलते नहीं है, तो वो मोशन को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम उसको? और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, when the majority is passed by 3/4 यानी 75%। किससे? 75% से पास होना चाहिए, 75% से, यानी मिनिमम 100 में से 75 लोग हाँ बोलेंगे, 100 में से 75 लोग कम से कम हाँ बोलेंगे, तब जाके हम वो रिजोल्यूशन पास करेंगे। और ऐसे मोशन को पास होने को हम बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। थ्री-फोर्थ से लोग हाँ बोलते हैं बस। अब जैसे मैंने बोल दिया, कोई प्रस्ताव लेके आया, सर मंडे को छुट्टी चाहिए, हमारा फेस्टिवल है। मैंने ठीक है, काम करो, अगर इसको पास कराना है तो यहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराओ। यानी क्या कि कम से कम यहां पे अगर 100 लोग बैठे होंगे तो हाँ बोलने वाले इस मैटर को 75 कम से कम चाहिए, कम से कम, तो मैं मानूंगा। ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल मानूंगा। तो यानी कम से कम 75 लोगों ने हाँ बोल दिया, तो इसका मतलब है कि वो पास हो गया। लेकिन वो रिजोल्यूशन कौन सा पास हुआ? स्पेशल वाला। समझा अभी? देखो
लेकिन मैं बोलते ठीक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, तो फिर आपको कम से कम 51% लोग कहाँ चाहिए बस 100 में से। समझा आपको क्लियर? यानी कोई रिजोल्यूशन को कोई मोशन को स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है हाँ बोलने को, और कोई प्रपोजल को ऑर्डिनरी होता है, डिपेंड करता है कौन सा मुद्दा लाया है। समझा क्या आपको क्लियर? कंपनी में आएगा वर्ड, अभी पढ़ोगे अच्छे से करोगे, वहां बताओगे मुझे आज के बाद, तो बताओ रिजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? चलो ओके, नहीं वो लॉ कौन सा मांगता है? सम प्रपोजल वांट स्पेशल रिजोल्यूशन, सम मोशन वांट ऑर्डिनरी, तो जो बोला है वो ही पास करना पड़ेगा ना मीटिंग के अंदर। समझा आपको? अरे आ रहा क्या? अब आप देखो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन जितना शेयर वोटिंग वो अपने पास रखते हैं। देखो अब अंबानी है रिलायंस कंपनी का मालक, वो सब अकेला मालक नहीं है, हम सब भी मालक है जो पर्सन ने अंबानी के शेयर खरीदे हुए कंपनी के, बराबर कि नहीं? तो भी हम उसको उसकी सुनते क्यों है? हमारी सुना सकती नहीं थी कि कंपनी के अंदर 1 शेयर 1 वोट है, क्या है? तो ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े डायरेक्टरशिप लेके बैठे हुए हैं या अपने ही ऊपर बैठाते हैं लोग, जैसे देखो आकाश अंबानी कौन है? द सन ऑफ मुकेश अंबानी, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जियो, यानी वो ऊपर बैठा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में। कहां बैठा हुआ है? जिस तरीके से सोसाइटी चलाती है मैनेजमेंट कमिटी, वैसे ही कंपनी चलाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन? और उसमें से एक डायरेक्टर बैठा हुआ है आकाश अंबानी। अब बताओ बनाया किसने दुकान? मुकेश ने, मुकेश अंबानी ने। पैसा किसका लगा हुआ है? मुकेश अंबानी का प्लस आम जनता का। या आकाश अंबानी कहां से आ गया भैया? ऊपर बिठा दिया उसको डायरेक्ट हमने, तो क्यों बिठाया भाई? पप्पा का बिजनेस है, पप्पा का ही नहीं है, हम सबका भी है भैया, हमारी भी सुनो, बराबर की नहीं? तो नहीं सुनेंगे, बोलेंगे क्यों? बोलता तुमको अगर ऊपर बिठाने के लिए चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल हो, दोनों पावर मेरे पप्पा के पास है। जैसे अभी मुकेश अंबानी को, आकाश अंबानी को ऊपर उठाना है डायरेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन उठाना है उसको, तो उसको पब्लिक से वोटिंग, यानी आम जनता जो मेंबर है वहां के, जो शेयर खरीदे हुए शेयर होल्डर्स बोलते क्या बोलते हैं उसको, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है शेयर खरीद कर, उनसे पूछना नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसने नंबर ऑफ कैपिटल यानी अमाउंट ऑफ शेयर जो है, नंबर ऑफ शेयर उसके पास जगह है। अब वो ऑर्डिनरी मांगे लॉ या स्पेशल मांगे, दोनों उसके पास ही पड़े हुए हैं। यानी मैंने बोल दिया कि 80% इन्वेस्टमेंट मुकेश अंबानी की है, तो इसका मतलब क्या है? हर 100 में से 80 वोट उसके ही है, और यहाँ पे स्पेशल के लिए भी कितने वोट चाहिए कम से कम? तो वो हाँ बोल दिया, हो गया। तुम नहीं बोल दो, ऊपर बैठेगा भैया मेरा बेटा। अरे आ रहा कुछ समझ में आपको? इस तरीके से बड़े बड़े लोग जो ये अपने ही लोग ऊपर बैठाते हैं ना, क्यों बैठाते हैं बताओ? क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है भले, लेकिन 1 शेयर 1 वोट है, और मैक्सिमम होल्डिंग शेयर किसके पास है? उनके पास है। अरे आ रहा क्या? अब चाहे मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना हो या स्पेशल, दोनों खुद ही कर लेते हैं दोनों, क्योंकि उसके आया ना यही अकेला उसको भारी होता है बस। इसलिए वो जब मेंबर्स की मीटिंग करते ना, तो उसने पूछते नहीं, बताते कि हमने ये किया है, तो बता तालियां दो बस, ऐसा समझा आपको? तो मेंबर लोग तालियां बजाते हैं। अब मेंबर भी क्यों रिलेबल है? कमा के देना ना उनको, डिविडेंड मिलता है डिविडेंड। अरे मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो प्रॉफिट, जो एक एक मेंबर को जो हिस्सा जाए, प्रॉफिट का हिस्सा जाएगा, उसको बोलते डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग द मेंबर्स। समझा आपको क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं इसमें? हाँ, थोड़ी थोड़ी बात समझ पा रहे हो कंपनी की? देखो कंपनी का मैंने सी भी शुरू नहीं किया, लेकिन समझना पड़ेगा कैसे चलता है कंपनी एटलीस्ट थोड़ी बहुत। हाँ आगे, सर्विस मोटिव। अब मैंने आपको बताया ऐसी टाइप की दुकानें जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलती। इसका मेन प्राइमरी एम क्या है? सर्विस मोटिव। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यस, लीगल स्टेटस। इन द आइज ऑफ लॉ, members and society are separate from each other. It means what? It means सोसाइटी का कर्जा अगर बढ़ भी गया तो मेंबर्स की पर्सनल एसेट पे अटैक नहीं होगा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि 2 ही टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करती है। कौन कौन सी? जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझा आपको क्लियर? उसको यहाँ पे नाम दिया है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
जो ना सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पास है, ना पार्टनरशिप फर्म के पास है, और ना ही जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस के पास है। नहीं समझ में आ रहा? लीगल स्टेटस वाले पॉइंट पे तुम थे क्या? लीगल स्टेटस यानी क्या कि जहां पे इन द लॉ दुकान को और मालक को अलग अलग नजरिए से देखे, दोनों की लायबिलिटी सेपरेट हो। क्या हो? सेपरेट हो। क्या हो? सेपरेट हो। इससे क्या होता है, दुकान का कर्जा बढ़ने से ओनर की पर्सनल एसेट पे अटैक होता नहीं है, लेकिन जिसकी लायबिलिटी जॉइंट है तो वो नो लीगल स्टेटस में आते। कहां आते? और इसमें क्या होता है, अगर दुकान का कर्जा बढ़ गया तो ओनर की पर्सनल एसेट पे भी अटैक होता है। समझा क्या? और जनरली लीगल स्टेटस वही बिजनेस एंजॉय करते हैं जिनके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिट होती है। क्या होती है? और वैसे यहां पे भी बता दूं मैं आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी मालक की लायबिलिटी लिमिटेड है। क्यों? पूछो क्यों? वो कितने भी पैसे बिजनेस में लगा सकता नहीं, जितने उसके पास शेयर है उतने ही पैसे बिजनेस में लगेंगे। अरे सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर लेता हूं 5,000 रुपए का, है ना। अब अगर डॉली के पास हमारे सोसाइटी का एक शेयर है, क्या है, तो डॉली को इन्वेस्टमेंट भी कितनी करनी पड़ेगी? सिर्फ 5,000। उससे ऊपर सोसाइटी ले पाएंगे क्या उससे? नहीं। समझा आपको क्लियर? इसलिए यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी में आता। कहां आता है? समझा आपको क्लियर? आगे दिया है लीगल स्टेटस, मैंने आपको पढ़ा दिया पहले। ऑडिट फिलहाल छोड़ दो, इसको आपको पढ़ाना है। कैश एंड कैरी सिस्टम, यस, ये उधारी रखती नहीं है। मतलब मान लो और नोटा दो हमको, उधारी यहाँ पे चलता नहीं। भले मेंबर हो तो चलेगा, क्या खाता यहाँ पे चलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कम भाव मिलेगा। जैसे अपन ने कल किया स्टोर में, याद करो, स्टोर में क्या 10 का माल था, कितने बेचे थे अपन? 6 में, 7 में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप माल लो लेकिन नोटा भी दो हाथों हाथ। भाई मेंबर हूं, उधारी लिखो, चलेगा नहीं। स्टेट कंट्रोल, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है अपना एक्ट खोल के। क्या? कौन सा? अब गुजरात का सोसाइटीज का अपना एक्ट है, यूपी का अपना एक्ट होगा, एमपी का अपना एक्ट है। समझा आपको क्लियर? देखते हैं यूपी का एक्ट कौन सा है, पता? देखो यूपी, महाराष्ट्र, सॉरी बेटा, होता है। यूपी कोऑपरेटिव एक्ट। देखो, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 बनाया था। समझा आपको क्लियर? हमने कब बनाया? अपना महाराष्ट्र का। अब ये उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है, ये उत्तर प्रदेश की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंट्रोल करती है। उसको बोलते हैं स्टेट कंट्रोल। क्या बोलेंगे हम उसको? इन्हें अपनी अपनी स्टेट्स अपने अपने एक्ट बनाकर कंट्रोल करती है। क्यों? पूछो क्यों? ताकि पर्पस डिलीवर्ड हो। और सोसाइटी का पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज, नॉट अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन क्या करते कुछ लोग? सोसाइटी बनाकर अंदर ही अंदर प्रॉफिट बना रहे थे। समझा आपको? अब गुजरात का गुजरात कोऑपरेटिव एक्ट 1962। ओके, गॉट इट? क्लियर? समझा आपको अच्छे से? एमपी देखो, एमपी कोऑपरेटिव एक्ट 60 में बनाया था। 1960 में हमारे साथ ही बनाया था उन्होंने। ओके, गोवा कोऑपरेटिव एक्ट। अब जान दो ना भाई, तुम आम खाओ गुटलिया गिन रहे हो। चलो आगे, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कंपनी की तरह सोसाइटी के अंदर भी मैनेजमेंट कैसा है? कैसे? आपको मीटिंग में पहले मोशन रखने पड़ेंगे, वो पास करने पड़ेंगे, और पास करने के बाद ही, हाँ, अब कौन सी मीटिंग में? अब कुछ मोशंस मेंबर्स की मीटिंग में होता है, और कुछ मीटिंग मोशन के लिए सिर्फ कमिटी मीटिंग रखती है। क्या कहते हैं? अरे जो अपने ऊपर बिठाए हुए कमिटी डायरेक्ट मेंबर्स को, ऊपर हेड को, उनसे ही पास करा दिया, बस आप उसको अप्रूव कर सकते हो। वो लॉ ने पावर दिया है कौन से प्रपोजल को कहां रखना है। समझा आपको क्लियर? साल के एंड में मेंबर्स की मीटिंग होती है, और कोई भी मुद्दे को पास करना है तो कमिटी मीटिंग होती है। क्या होती है? और कमिटी में डायरेक्टर बैठाते हैं। अब देखते हैं बेनिफिट क्या है। इजी फॉर्मेशन, कंपैरेटिवली कंपनी से इसका फॉर्मेशन इजी है, यानी लेंथी प्रोसीजर नहीं है कंपनी की तरह।
दूसरा है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, आपको बता दिया मैंने, आपके 1 मेंबर 1 वोट है यहाँ पे। लीगल स्टेटस ये भी अपना हो चुका है। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे एक एक मेंबर का लायबिलिटी कैसा है, लिमिटेड है। क्या है, हाँ। दूसरा है टैक्स में कंसेशन, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट इनको टैक्स में काफी छूट देती है। तो क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट काम कर रही है एक प्रकार से। अरे जो गरीब लोगों को सुविधाएं गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो मध्यवर्ती लोगों को सुविधाएं गवर्नमेंट को देना चाहिए, ये खुद दे रहे ना। अरे आ रहा क्या, समझा आपको क्लियर? तो इसलिए टैक्स में इनको क्या मिलता है, कंसेशन। क्या मिलता है, हाँ। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। मेंबर के रहने से, नहीं रहने से ये दुकानें बंद नहीं होती, ये दुकानें बंद होती नहीं है। इसलिए ये दुकानें अपने मेंबर के ऊपर डिपेंड नहीं है। पूछो क्यों? मेंबर जाएंगे, नए मेंबर आएंगे, कंटिन्यू दुकान चलती रहेंगी। नहीं आप कंटिन्यू कर दीजिए, इशू नहीं। अच्छा, एक बार नाम देख ले, एक मिनट अटेंडेंस ले लो। अब बेनिफिट्स तो बहुत पढ़ लिए, अब ड्रॉबैक पढ़ते हैं। देखो बेनिफिट्स यही है जो मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं क्या है। ड्रॉबैक से पहला लैक ऑफ कैपिटल। यहां पे कैपिटल में कमी है। अब सर कहां से कमी है? यहां तो अनलिमिटेड मेंबरशिप है। कमी इस तरीके से है, जब मैं आपको कंपनी पढ़ाऊंगा, कंपनी बच्चे लोग, जब मैं आपको कंपनी पढ़ाऊंगा कंपनी, तो कंपनी कंपैरिजन से इसके पास कैपिटल कम है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे मेंबर्स को 1 वोट 1 मेंबर 1 वोट है। कितने भी शेयर लगा दो, शेयर में पैसे लगा दो, यानी इन्वेस्टमेंट करो, आपका वोटिंग पावर इक्वली है। क्या है? तो मेंबर का सोचता एक शेयर लूं तो भी उतना ही मेंबर वोटिंग मिलेगा, 10 शेयर लूं तो भी वोटिंग उतना ही मिलेगा, यानी मैनेजमेंट उतना ही करने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेटर है कि मैं एक ही इन्वेस्ट करके फॉर्मेलिटी की सर्विस लूं ना फिर। हाँ, तो कंपैरेटिवली कंपनी में क्या होता है, एक ही मेंबर, कंपनी में एक ही मेंबर 100 शेयर खरीदता है, 500 खरीदता है। यहाँ पे नहीं खरीदता। तो क्यों? सर्विस लेनी होती है, एक शेयर फॉर्मेट खरीद लो। एग्जाम्पल मेरे को अभी अकोला जनता बैंक के कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेना है, तो बोलते कि सर आपको पहले हमारा मेंबर बनने का, मेंबर। मैं ठीक है काम करो, एक शेयर दे दो फॉर्मेलिटी के लिए। तो मैंने क्या किया, ऐसे सब लोग सोचेंगे तो उनके पास कैपिटल कमी आएगा ना कंपेयर कंपनी से, और यही कंपनी में को पैसा लगाना है तो मैं 100 शेयर खरीद लूंगा उसके। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जितना मेरा शेयर ज्यादा उतना मेरा वोटिंग पावर भी। आपको सुना क्लियर? रिजिड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन है इसमें। क्यों? स्टेट के अलग रूल्स है, सेंटर के अलग रूल है, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है। पूछो क्यों? क्योंकि पर्पस होना चाहिए। अब बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस क्या है? लेकिन वो अगर फुलफिल नहीं होगा, बेटा तू बातें करने आया क्या उससे? अच्छा कौन सा पॉइंट चल रहा बता तो, इधर आ, इधर आ, इधर आ, बता। तो यहां पे क्या है, स्टेट के रूल्स अपने हैं, सेंट्रल के रूल अपने हैं, तो वो रूल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं रूल्स में। अब कंपनी के लिए क्या है, सिर्फ एक ही रूल है, सेंट्रल एक्ट, लेकिन इसके लिए 2 रूल्स है। स्टेट गवर्नमेंट अपना बनाती रूल्स, सेंट्रल बोलती है ये भी फॉलो करो, तो दोनों को फॉलो करते करते प्लीज ज्यादा इंसान बोलता है यार क्या करना। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल आए क्या, लोग ऊपर नहीं, क्या हुआ है आपस में स्लम्स में से कुछ आए ऊपर बैठा दिया उनको मैनेजमेंट में, कमिटी में। जो कमिटी मैनेजमेंट जो है, कंपनी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है। आ रहा क्या समझ आपको क्लियर? एक काम करो, इस वाले पॉइंट को ना जब मैं कंपनी बनाऊंगा तब आपको दोनों में डिफरेंस क्या है बताऊंगा मैं आपको, क्या लैक ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स। तो कमिटी मेंबर्स आपस में ये अननोन, मतलब आपस में ये वोटिंग करके लाते हैं ऊपर किसी को भी, तो वो उस फील्ड में सच में एक्सपर्ट है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी उनकी डिसीजन जो होती है ना, डिसीजन वो थोड़ी रॉन्ग साबित होती है। जहां रॉन्ग आई तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है वहां पे। अरे आ रहा क्या समझ में? अब आपने कल 2 पिक्चर देखी, दोनों में एक्सपर्टीज कोई नहीं था, बस दोनों ने क्या किया है, जैसे कोऑपरेटिव का स्टोर खोला। अब स्टोर में क्या था, जो हम वो उससे निखिल से माल ले रहे थे वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट था, लेकिन जो हमने अपनी दुकान खोली, हम लोगों में से कोई भी एक्सपर्ट था कि उस फील्ड में नहीं था।
हमारी किसी की भी किराने की दुकान थी नहीं, बराबर कि नहीं? तो फिर हम में से अगर वो ऊपर आएगा तो बताओ, हमको उस फील्ड में नॉलेज ही नहीं है अगर, तो हम लोग कहीं ना कहीं तो मार खाएंगे, और जहां मार खाए वहां पे लॉस बेयर करेंगे। लॉस बेयर कर दिया हमने वहां पे, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे लॉस सफर करना पड़ेगा, इसलिए इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट बोलते हैं इसको हम। आगे है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसको भी हम कंपनी जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे हम इसको। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब ये प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, तो फाइनेंशियल मोटिवेशन है ही नहीं यहाँ पे। अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी बताओ किसके लिए चलती है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो कमिटी मेंबर क्या बोलते हैं, चला हम इतना मेहनत भी करे, आए भी टाइम निकाल के, लेकिन पैसा कुछ मिल रहा नहीं, मतलब कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं हाथ में। तो कभी कभी क्या होता है, उनका मोटिवेशन कम होता है, क्योंकि मोटिवेशन तो होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। यहाँ अप्रीजिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही फाइनेंशियल है, पैसा है नहीं, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है यहाँ पे। देखो हम ड्रॉबैक सब निकाल रहे, क्या कर रहे हैं? निकालने को, और निकालने के लिए हम कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी दुकान कंपनी एक्चुअली। हाँ, आगे है लिमिटेड एक्सपांशन। अब कैपिटल अगर लिमिटेड है तो चलो, तो एक्सपांशन भी क्या होगा? लिमिटेड ही होगा ऑफ कोर्स, बराबर कि नहीं? क्योंकि कोई भी दुकान को बढ़ाने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो कैपिटल, दूसरा चाहिए मैनेजमेंट एबिलिटी। यहाँ पे दोनों लिमिटेड है, देखो ना, फर्स्ट पॉइंट कैपिटल लिमिटेड है, और दूसरा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट यानी लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड है। तो अपने आप एक्सपांशन भी लिमिटेड हो गया कंपैरेटिवली कंपनी से। हाँ, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, इनमें आपस में मेंबर्स में ही आपस में डिस्प्यूट चलते हैं। अरे अभी जैसे सिंधु बैंक है, अब सिंधु बैंक कौन सी बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये भी। ये सिंधु कोऑपरेटिव बैंक की बाजू में ऊपर तो है रोड पे, नहीं पता तुमको? ये अभी रोड, वो रास में देखा है कौन सा स्टोर है भी? हाँ, रास वाला स्टोर है, उसके बाजू में तो है सिंधु कोऑपरेटिव बैंक। तो इसमें मेंबर्स जो है, मेंबर्स आपस में इनकी नहीं बनती, झगड़े करते रहते, क्योंकि एक डिसीजन बनती नहीं है, तो वहां पे आपस में ही डिस्प्यूट होते हैं। डिस्प्यूट होने का होता है म्यूचुअल डिस्प्यूट सब आपस में। तो ये ड्रॉबैक स्टेज जो हमने देखा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, नहीं, जो यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं तो कहां से बढ़ेंगे? हाँ, मार्केट वैल्यू चेंज होती है कंपनी की, लेकिन इसकी नहीं होती। वो सब बताऊंगा आगे कंपनी में, अभी फिलहाल मत देखो उस पर, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट। नहीं होती है तो शेयर की वैल्यू किस चीज करेंगे? तो प्रोडक्ट में प्रॉफिट बढ़ा देंगे ना, उसमें क्या है? शेयर वैल्यू सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी ना, लेकिन जो एक्सपेंस निकलेगा वो तो प्रॉफिट, वो जो बेचेंगे सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे उसको हम। प्रोडक्ट की शेयर की क्यों बढ़ाएंगे? समझा गया? आगे समझा क्लियर यहाँ तक के? हाँ, बाकी देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।